नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी की गहराइयां में उतर रहे हैं। जी, ये कहानी है अबोटानी की। आबतानी लोगों के लिए वो एक पौराणिक पूर्वज है, एक सांस्कृतिक नायक। बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है, ये एक ख़ास नोट पर आधारित है, जिसमें अबोटानी की ये पारंपरिक कथा मिलती है। हाँ, तो इसी स्रोत के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी के मुख्य पहलू क्या हैं और आबतानी संस्कृति के लिए इसका क्या मतलब है ना? जी हाँ, बिल्कुल। देखते हैं ये नोट हमें क्या बताता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसा वक्त, जीरो घाटी, हरी भरी तो थी, मगर चावल के खेत नहीं थे वहां। हाँ, बिल्कुल। उस समय लोग पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर थे। मतलब खेती का कोई ज्ञान था ही नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है अबोटानी की। जी, स्रोत उन्हें एक कह सकते हैं असाधारण व्यक्ति बताता है। जैसे जैसे आत्माओं ने उन्हें ख़ास भेजा हो। बहुत बुद्धिमान, दयालु और उनमें एक गज़ब की जिज्ञासा थी। ये जिज्ञासा वाली बात दिलचस्प है। क्या स्रोत ये बताता है कि उन्होंने सीखा कैसे? प्रकृति से? हाँ, नोट में इसका ज़िक्र है। वो प्रकृति को बहुत-बहुत बारीकी से देखते थे। जैसे पेड़ों से बीज गिर रहे हैं, नदी कैसे बह रही है, पक्षी कैसे घोंसला बना रहे हैं। हम्म। उनका सीखने का तरीका ही ऑब्जर्वेशन था, अवलोकन। प्रकृति ही उनकी पहली टीचर थी, कह सकते हैं। और इसी इसी देखने और सीखने की लगन ने उन्हें एक बहुत बड़ी खोज तक पहुंचाया, चावल की खोज। सही? कहानी कहती है कि उन्होंने एक चिड़िया देखी जो कुछ सुनहरे दाने खा रही थी। हाँ, बिल्कुल। और वो उस चिड़िया के पीछे-पीछे गए और पहुँच गए मिची जनजाति तक। मिची जनजाति। जी, स्रोत के मुताबिक ये वो लोग थे जिन्हें उस वक्त चावल उगाने की कला आती थी। अच्छा। तो अबोटानी उनके साथ रहे हाँ। और उनसे उन्होंने धान की खेती सीखी, कैसे खेत सींचना है, फसल काटनी है और उसका जश्न मनाना है। क्या स्रोत उनके सीखने की प्रक्रिया या मिची लोगों के बारे में कुछ और बताता है? मतलब ये कैसे हुआ सब? नोट ये साफ करता है कि उन्होंने वहीं उसी समुदाय में एक महिला से विवाह भी किया था ओह अच्छा। और उस महिला ने उन्हें खेती के और भी गहरे राज बताए। तो वो उनके जीवन का एक बहुत अच्छा मतलब सुखद दौर था। ज्ञान मिल रहा था, समृद्धि आ रही थी। लेकिन कहानी में अक्सर एक मोड़ आता है। हाँ, बिल्कुल, यहाँ भी आया। स्रोत इशारा करता है कि अबॉटनी शायद थोड़े लापरवाह हो गए थे। हो सकता है अपनी नई मिली शक्ति, अपने ज्ञान के अभिमान में हम्म। उन्होंने प्रकृति के संतुलन का कह सकते हैं अनादर किया। और इसका नतीजा? नतीजा गंभीर था। नोट इस पर जोर देता है, उनका अपनी पत्नी से मतभेद हुआ और अंत में उन्होंने उसे खो दिया और वो आसान जीवन भी चला गया। ओहो। तो यहाँ स्रोत से एक बड़ी सीख निकलती है कि वही ज्ञान या शक्ति का गलत इस्तेमाल या प्रकृति का अनादर वो आखिर में नुकसान ही पहुंचाता है। तो ये सिर्फ उनकी अपनी निजी त्रासदी नहीं थी, ये एक बड़ा सबक था। बिल्कुल, दिल टूटा हुआ था, लेकिन एक गहरी समझ भी मिली थी। वो अकेले जीरो घाटी लौटे। अकेले? हाँ हाँ, अकेले। पर अब उनके पास खेती का वो कीमती ज्ञान था और अपनी गलती से मिला सबक भी था। और यहीं से उनका असली मिशन शुरू हुआ, जैसा कि स्रोत बताता है। जी हाँ, उन्होंने अपने लोगों को वो सब सिखाया जो उन्होंने सीखा था और जो महसूस किया था। मतलब सिर्फ चावल उगाना नहीं? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। नोट इस बात पर रोशनी डालता है कि उन्होंने धैर्य रखना सिखाया। ये सिखाया कि धरती माँ से अन्न कैसे मांगना है, कैसे पाना है, सम्मान से, मेहनत से। हम्म। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रकृति का आदर करो, आत्माओं का आदर करो और जमीन के साथ एक तालमेल बनाकर रहो। तो फिर एबोटानी की कहानी सिर्फ एक मिथक, एक पुरानी कथा नहीं है। स्रोत में से जीवन संहिता कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? जीवंत संहिता शोध का मतलब है कि ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। ये आज भी उनके मूल्यों को, उनके रीति रिवाजों को, उनके जीने के तरीके को राह दिखाती है। अच्छा। इसे खास मौक़ों पर जैसे फसल कटाई के समय याद किया जाता है, दोहराया जाता है। अबोटानी उनके लिए सिर्फ एक पूर्वज नहीं है, वो पहले शिक्षक हैं, मनुष्यों और दिव्य शक्ति के बीच एक पुल की तरह। यानी ये कहानी एक तरह से उनके शिकारी संग्राहक जीवन से किसान बनने तक की यात्रा है और पृथ्वी के देखभाल करने वाले बनने की। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उनकी पहचान की नींव है। ये बताती है कि वो कैसे ज़मीन से जुड़े और उसके रक्षक बने। तो अगर हम सार निकालें इस स्रोत से मिलने वाला अबोकानी का जो मुख्य संदेश है, वो यही है कि प्रकृति का सम्मान करो,
उससे सीखो और अपनी जड़ों को, अपने मूल ज्ञान को कभी मत भूलो। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए कि अतीत की ये कहानियाँ जैसे अबुटैनी की हैं, आज के समुदायों के लिए कितनी ज़रूरी हैं। ये सोचने वाली बात है। खास तौर पर जब हम पर्यावरण के साथ अपने रिश्ते को देखते हैं, तो इन प्राचीन आवाज़ों की क्या भूमिका हो सकती है आज हमारे भविष्य को सँवारने में?